अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। आज हम बोन्स एंड जॉइंट्स का जो चैप्टर नंबर है उसका टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट, और इसकी हम सारी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे और क्या इसमें होता है, क्या इसकी पैथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और क्या इसका सारा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है, वो सारा आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लें। तो ऑस्टियोपोरोसिस हम कब कहते हैं? जब आपकी बोन की डेंसिटी में डिक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब आपकी बोन की डेंसिटी जो है जब वो डिक्रीज करेगी तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। यानी आपकी किसी भी बोन, अगर कोई फीमर बोन है या कोई भी बॉडी की जो बोन है, जब उसमें फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ बोन डेंसिटी, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन। फिर हम पीक बोन मैस को डिस्कस करें तो पीक बोन मैस बेसिकली आपकी लाइफ का वो वाला टाइम होता है जिसमें आपकी एज के साथ साथ आपका जो बोन मैस है वो डिक्रीज करने लग जाता है। जैसे अगर हम 20 ईयर की एग्जांपल लें तो 20 ईयर में आपका क्या होता है कि आफ्टर 20 ईयर एज वी नो कि हमारी एज के साथ साथ हमारी बोन्स वीक होती हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल इस तरह से होता है कि हमारा जो बोन मैस है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, तो पीक बोन मैस आपका वो लाइफ टाइम, वो एक टाइम है जिसमें आपका जो बोन मैस है वो डिक्रीज करेगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। ठीक है, अब जो नॉर्मल बोन डेंसिटी है जिसको हम पीक बोन मैस कहेंगे वो 3 to 5% है। ठीक है, और जो अगर हम 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा आपका बोन मैस डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है इस पर्सन को। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक एडल्ट पर्सन की बात करें जिसकी एज 60 ईयर है, तो उसकी तो ऑब्वियसली नेचुरल फिनोमिना है कि आफ्टर 20 ईयर और 60 ईयर पहुंचने तक उसका बोन मैस तो वैसे ही नेचुरली डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अगर उसका 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आएगा तो उस पर्सन को फिर हम कहेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हुई है। ऑस्टियोपीनिया को देखें तो ऑस्टियोपीनिया बेसिकली आपकी वो कंडीशन है जिसके अंदर आपका बोन मास लूज कर जाएगा एंड योर बोन्स बिकम वीकर, एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैल्शियम आपकी बोन के अंदर ऑब्वियसली जब कैल्शियम की लॉस हो जाएगी तो उसकी वजह से आपकी बोन्स वीक होंगी। आपकी बोन्स वीक करेंगे तो आपका जो बोन का मास है वो लूज कर जाएगा। तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस डिफरेंशिएट करने के लिए द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इज के ऑस्टियोपोरोसिस में देर विल इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बट इन ऑस्टियोपीनिया देर इज नो इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया। फिर उसके बाद हम काजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को देखें तो काजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास एक प्राइमरी काज है और दूसरी सेकेंडरी काज है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के काजेज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोन डेंसिटी की डिक्रीज करने की वजह बनती हैं, और वैसे भी हर पर्सन की जो बोन डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि अगर एक पर्सन है जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, उसकी डाइट बहुत अच्छी है और उसका कैल्शियम की इनटेक भी बहुत प्रॉपरली है, तो उसके अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस है वो बहुत रिड्यूस होंगे और उसकी बोन डेंसिटी भी डिक्रीज एक मतलब लो लेवल पे होगी। लेकिन एक पर्सन है जिसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, नो फिजिकल एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्राइमरी काज में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, एक पोस्ट मीनोपॉज और दूसरा सिनाइल। सबसे पहले हम सिनाइल को डिस्कस करते हैं। सिनाइल बेसिकली हमारे पास वो कंडीशन है, ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। किस वजह से आती है? एक तो फिजिकल एक्टिविटी जब वो कम करते हैं तो उसकी वजह से उनकी बोन पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, और स्ट्रेस ना पड़ने की वजह से जो उनकी डेंसिटी होती है वो अचीव नहीं होती। सेकेंड इज डाई। ओल्ड एज में आपको पता है लोग अपना खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, तो जैसे ही वो खाना पीना उनका कम होता है, कैल्शियम की इनटेक बहुत लो हो जाती है, विटामिन डी भी बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिनाइल की कंडीशन को लीड करते हैं। एंड थर्ड इज ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कम रिलीज होते हैं ओल्ड एज में। ठीक है, क्योंकि अगर हम यंग एज की बात करें तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जो प्रोसेस होता है ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह वो बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में जो आपका ग्रोथ फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो सिनाइल के साथ साथ रिलेट करती हैं और फिर इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस इंक्रीज करते हैं। सेकेंड इज पोस्ट मीनोपॉज। अब इसके अंदर आपने
जो हार्मोन याद रखना है वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर योर बोन टर्न ओवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपने इस लेक्चर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए। उसके अंदर रिमॉडलिंग एंड होम्योस्टेसिस का एक प्रॉपर लेक्चर है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं एक ओवरव्यू से आपको देख लेती हूँ। जैसा कि उसमें हमने देखा था कि जब होम्योस्टेसिस और रिमॉडलिंग का प्रोसेस हो रहा था तो हमारे पास एक इमेच्योर सेल था जो कि ऑस्टियोक्लास्ट का प्रीकर्सर था, ठीक है। उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स थे जिनका नाम था रैंक रिसेप्टर, और फिर हमारे पास कुछ लाइगेंड थे जिनका नाम था रैंक एल। अब उनकी एक्टिवेशन, वो हमारे पास इमेच्योर सेल था, हमने उसको मेच्योर करना था। और ये मेच्योरिटी कब होनी थी? जब आपका रिसेप्टर यानी रैंक रिसेप्टर बाइंड करेगा लाइगेंड के साथ, तब जाके उनकी एक्टिवेशन होनी थी। और फिर जाके एक्टिवेशन होगी तो प्रोसेस ऑफ रिजॉर्प्शन जो है, बोन का रिजॉर्प्शन प्रोसेस, वो स्टार्ट होना था। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद एक ओपीजी भी उसमें रिलीज करते थे ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओपीजी जो कि एक नेगेटिव रेगुलेटर है दैट डिके द इंटरेक्शन ऑफ और रैंक रिसेप्टर एंड रैंक एल, इनके इंटरेक्शन को ये बेसिकली डीके करते हैं। अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन का रोल कैसे आता है? ईस्ट्रोजन का रोल बेसिकली इस तरह से आता है कि ईस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होता है तो वो जाके रैंक लाइगेंड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अब जब वो अटैच हो जाएगा तो वो रिसेप्टर के साथ लाइगेंड को बाइंड नहीं होने देगा, ठीक है। अब जब वो बाइंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका लाइगेंड का और रिसेप्टर का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। उनका आपस में जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट जो कि इमेच्योर थे वो मेच्योर नहीं होंगे, इनएक्टिव फॉर्म से अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इनके प्रोसेस को डिले करवाएगा, ठीक है। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात आती है। फिर उसके बाद जो पोस्ट मीनोपॉज की अगर हम बात करें तो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपका ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो ये जो भी इनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही थी यानी रैंक एल और लाइगेंड की स्टॉप करवाने की इंटरेक्शन, ये कोई नहीं करवाएगा क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इनकी कोई भी, इनको किसी वजह से कोई भी रोकेगा नहीं रिसेप्टर और लाइगेंड को, तो इनकी आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगी और उस ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से जो रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी एक प्लस पॉइंट पे नहीं है। और इवन ओपीजी का लेवल भी इंक्रीज नहीं करेगा। अब ये हमने बात की उन फीमेल्स की जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर हम अब हर फीमेल को आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन नहीं होगी, तो उनमें क्या होगा, उनमें फिर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी कि मे बी उनकी कैल्शियम की इनटेक जो है वो अच्छे से ना हो, विटामिन डी उनका अच्छे से ना हो, फिजिकल एक्टिविटी उनकी इतनी ज़्यादा कम हो जो उनको इस कंडीशन की तरफ लीड करती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करें तो मॉर्फोलॉजी में ये है कि जब आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो आपको लार्ज साइज के होल्स नज़र आते हैं बोन के अंदर, और वर्टिबल फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ वेट बेरिंग एरियाज। और फिर उसमें वर्टिबल फ्रैक्चर की वजह से आपको जो कैम्फोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस की कंडीशन होती है। कैम्फोसिस के अंदर आप आगे को झुक जाना है, स्कोलियोसिस में आप एक साइड को यानी लेटरल साइड पे बेंड हो जाते हैं, और लॉर्डोसिस के अंदर आपने पीछे को बेंड हो जाना है। तो ये जो है ये ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास ईस्ट्रोजन थेरेपी भी अवेलेबल है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं कि इससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। नहीं तो फिर अगर हम ईस्ट्रोजन थेरेपी की तरफ नहीं जा रहे तो हम कुछ ड्रग्स यूज़ करेंगे जिसमें एक बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो आपकी लाइगेंड और रिसेप्टर की इंटरेक्शन है उसको स्टॉप करवा सकते हैं। प्रिवेंशन में देखें तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर सकते हैं आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए? आप अपनी डाइट को अच्छे से रखें, डाइट के अंदर आप कैल्शियम की इंटेक को जितना हो सकता है लें, विटामिन डी लें, फिजिकल एक्टिविटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फिजिकल एक्टिविटी को अपना बिल्कुल एक साथ बनाएंगे, आपने फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब से प्रिवेंशन के लिए, ये सारी चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। So that was all from today's lecture. Thank you so much for being attention. Do subscribe, like, comment and share this video as much as you can. Till then, stay happy and stay blessed.